स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। सीएम नीतीश ने इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों से रिपोर्ट ली है। कोरोना और वायरल बुखार को लेकर कई अहम निर्देश दिए हैं। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो एक अहम बैठक खासतौर पर तब जबकि वायरल फीवर को लेकर पूरे बिहार में कहर जारी है। कई बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अशोक, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में सीएम की ओर से? देखिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह समीक्षा बैठक हुई है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये लोगों को अभी जी दिया है मुख्यमंत्री ने, इसके अलावा दिया है। चलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे बात करें। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। माइकिंग के माध्यम से प्रचार कर सचेत और जागरूक करते रहें। बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों में दवा की पर्याप्त उपलब्धता रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर टीकाकरण करें और खासतौर पर मुंबई, केरल और तमिलनाडु से आने वाले लोगों की कोरोना जांच हो। सभी लोग मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क कोरोना और वायरल बीमारियों में भी बचाव में उपयोगी है। तो ये अहम बैठक इस लिहाज से क्योंकि पूरे बिहार में इस वक्त वायरल फीवर का कहर जारी है और पटना में तो स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दी। स्वाइन फ्लू के मामलों की भी पुष्टि हुई है। और सरकार और सफाई कर्मी संघ के बीच इस वक्त बातचीत जारी है। ये एक और बड़ी खबर और इस खबर पर भी नजर सबकी टिकी हुई है क्योंकि पिछले 4 दिनों से आज 5वां दिन है। 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है सफाई कर्मी। और क्या यह हड़ताल खत्म होगी, इसी बातचीत पर ये सब कुछ टिका हुआ है। इस बातचीत में क्या हल निकलता है, क्या हड़ताल खत्म होती है, बातचीत में बात बनती है या नहीं, सब कुछ इस बातचीत से निकलकर सामने आएगा। पिछले 5 दिनों से हड़ताल जारी है और हड़ताल की वजह से पूरे शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है। राजधानी पटना में कई पॉश इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है और इन सब के बीच बीमारियों का कहर जारी है। इसलिए भी जरूरी है कि गंदगी को हटाया जाए क्योंकि साफ सफाई बेहद जरूरी है। एक तरफ वायरल फीवर और मौसमी बीमारी जो है, सीजनल बीमारी है, उसे लेकर और अब हड़ताल खत्म कराने की पहल जरूर की जा रही है। और सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से राजधानी कूड़े का ढेर बन गई है। पूरे पटना में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। पूरा पटना बदबू मार रहा है। दरअसल पिछले 4 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण कूड़े का उठाव नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता मरगूब आलम की ये रिपोर्ट देखिए। लगातार जो सफाई कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनकी हड़ताल जारी है। ये पटना, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये नगर निगम की ऑफिस है। ये मौर्या लॉक का इलाका है और अब हम आपको दिखाते हैं मौर्या लॉक के ठीक उस बिल्डिंग के ठीक पीछे जो सड़क गई है वहाँ हालात देखिए किस तरीके के हैं। कचरा का पूरा अंबार लगा हुआ है और पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। ये ठीक मौर्या लॉक के पास है और मौर्या लॉक में नगर निगम की बिल्डिंग है और नगर निगम की बिल्डिंग है और वहाँ सभी मेयर से लेके आयुक्त, पार्षद, उप मेयर सभी लोग बैठते हैं। और यहाँ आप हालात देखिए किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से इस हालात के बीच फ़िलहाल पटना के लोग कूड़े के ढेर पर रह रहे हैं। आज 4था दिन है हड़ताल का और फिलहाल इस हड़ताल में अभी तक ये कह पाना मुश्किल है कि अब आगे क्या होगा। चूँकि 12 बजे बैठक है लेकिन उसके बावजूद अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आगे हड़ताल में क्या होगा। पूरे पटना में फ़िलहाल कूड़े का ढेर लगा है। कई इलाकों में एसकेपुरी, पाटलिपुत्रा, बोर्डिंग रोड, मौर्या लॉक का जो ये ऑफिस है उस ऑफिस के ठीक पीछे ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। फिलहाल निश्चित तौर पर इस हालात के बीच कहना मुश्किल है कि आगे हड़ताल आज टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और पूरा पटना कचरे की ढेर में बैठा हुआ है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज़, पटना। सूबे के नगर निकायों के सफाई कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं और सफाई कर्मचारी की हड़ताल के कारण समस्तीपुर शहर की भी सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा है। 5 दिनों से जमा कचरा से अब सड़ांध निकलने लगी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीच सड़क पर जमा कचरे की वजह से जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। वहीं नाला जाम होने की वजह से नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
बक्सर में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, अपराधियों ने सरकारी कर्मी को गोली मारी है। ये बड़ी खबर बक्सर से, जहां गोली मारी गई है, दिन दहाड़े गोलीबारी की गई है। अरविंद सिंह नाम के शख्स को गोली मारी गई है। सरकारी कर्मी है, पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग के लिए ये जा रहे थे। डुमरांव थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। तो बक्सर में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है, गोली मारी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग के लिए जा रहे सरकारी कर्मचारी को गोली मारी गई है। डुमरांव थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। अरविंद सिंह नाम बताया जा रहा है जिन्हें गोली मारी गई है, जो पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। डुमरांव थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। तो बक्सर में दिन दहाड़े अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है और सरकारी कर्मचारी ग्रामीण आवास सहायक हैं अरविंद सिंह, जिन्हें गोली मारी गई है और पंचायत चुनाव को लेकर ट्रेनिंग के लिए ये जा रहे थे। उसी दौरान इन्हें गोली मारी गई। डुमरांव थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। बक्सर में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया और पंचायत चुनाव को लेकर यह स्थिति बनी हुई है। बबलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलू, इस वक्त अपडेट क्या है और क्या वजह है जो अपराधियों ने गोली मारी है? कौन लोग थे? जी बिल्कुल, आज डुमरांव इलाके में एक ये बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं पंचायत सहायक कर्मी अरविंद कुमार सिंह को लोगों ने गोली मारी है। और ये डुमरांव शहर के बीचों बीच की घटना है। बताया जो जा रहा है कि इन लोगों के बीच में पूर्व से एक जमीनी विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर के वहाँ डुमरांव में 2-3 दिनों से इन लोगों के बीच पंचायती भीड़ थी। आज भी बातचीत हुई, नोक-झोंक हुई। इसी क्रम में ये गोलीबारी की घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। इसमें पंचायत के जो ये सेवक कर्मचारी हैं, ये पंचायत चुनाव के ट्रेनिंग के लिए राज हाई स्कूल परिसर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच में जहां पर इनकी जमीन है, वहां पर लोगों के साथ इनकी नोक-झोंक शुरू हुई, जिसमें इनको लोगों ने गोली मार दी है। उनको पेट में गोली लगी है, रेफर कर दिया गया है। जबकि इनके साथ एक व्यक्ति जो थे, उनको भी खरोच आई, चोट आई है। चोट आने के बाद उनको अभी इलाजरत किया गया है। बताया यह जा रहा है कि ट्रेनिंग लेने के लिए ये जा रहे थे। इसी दौरान में पूर्व से इन लोगों के बीच में जो जमीनी विवाद था, उसको लेकर के गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि डुमरांव की पुलिस और डुमरांव के डीएसपी लगातार पूरे मामले में इलाके की नाकेबंदी करके छापेमारी भी कर रहे हैं और जिन लोगों चिन्हित लोगों की पहचान कर छापेमारी प्रारंभ कर दी गई है। अब देखने वाली बातें कुछ देर के बाद सामने आएंगी कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या पूरा मामला सामने आता है। बहुत शुक्रिया बबलू इस जानकारी के लिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि यास तूफान के समय से ही आपदा विभाग लगातार काम कर रहा है। बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान ज्यादा हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 518 करोड़ की राशि जीआर के माध्यम से लोगों के बीच बांटी गई है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा है। साथ ही सीएम नीतीश ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी जिले में जाकर नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। तो वहीं रामविलास पासवान की बरसी में शामिल होने के सवालों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि रामविलास पासवान की पहली बरसी कार्यक्रम में वो जरूर जाएंगी, ये उनका निजी मामला है। अब हमें तो अभी तक आप देख रहे हैं कि लगभग हमने 8.5 लाख से ऊपर 8,64,000 लोगों को 8,64,305 लोगों को हमने 518 करोड़ रुपया जीआर में भेज दिए। अब हमें कृषि इनपुट भेजना है, सबसे ज़रूरी तो कृषि इनपुट है। कृषि के लिए हम लोगों ने तो जो खेत में पहले बिचड़ा खराब हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने फिर दोबारा धान दिया, उसका बिचड़ा दिए। लेकिन अभी जो है अब इनपुट लोगों को भेजना है, उनके अकाउंट में भेजना है, तो उसकी तैयारी अभी चल रही है। और निश्चित रूप से केंद्र सरकार हमें भी मदद करती है और हम दोनों जब डबल इंजन की सरकार है तो मिलजुल के ही काम करते हैं। केंद्र को तो हम प्रारंभिक रिपोर्ट भेजे हैं और प्रारंभिक भी रिपोर्ट आप देखे होंगे कि 3,800 हम कुछ पैसे भेजे हैं। लेकिन हमारा तो अभी आकलन चल रहा है और 14 और 15 को हम सभी मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्र में जा रहे हैं कि कोई एक गरीब आदमी नहीं छूटे जिसका
खेत में अगर पानी लगा हो उसको भी वो पैसा मिलना चाहिए, वो क्योंकि वो रोपनी नहीं किया और बरसात के कारण वो पानी लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो पाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं और उन्होंने जो सबको, हम लोग सभी लोग 14-15 को हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जिसके प्रभारी मंत्री हैं, और वहाँ पूरी मॉनिटरिंग करके जब रिपोर्ट आएगी तो फाइनल रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को भी भेजेंगे। यह पार्टी से क्या लेना देना है, यहाँ तो व्यक्तिगत परिवार का मामला है। और आप जानते हैं कि सारे पार्टी एक परिवार है, विचार की लड़ाई होती है, लेकिन परिवार की लड़ाई तो नहीं है, इसलिए हम विचार की लड़ाई हम अलग रखते हैं। और परिवार में तो हम एक दूसरे के, आप भी हमें बुलाते हैं तो हम आपके भी शादी ब्याह हर चीज़ में जाते हैं, सुख दुख में जो भी बुलाएगा सबके सुख दुख में हम जाएंगे, ऐसा थोड़े है, वो तो विचार की लड़ाई बात का है। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में नालंदा के रहुई से पहुंचे सुनील ने बताया कि दबंगों ने उनके पिता का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई, साथ ही जबरदस्ती घर रजिस्ट्री करा ली और उस पर कब्जा कर लिया। स्थानीय थाने ने एफआईआर दर्ज तो की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने डिप्टी सीएम रेणु देवी के सामने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। सुनील अपनी मां को साथ में लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि न्याय के लिए प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिस पर रेणु देवी ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है और कहा कि इस पूरे मामले पर वो डीजीपी से खुद बात करेंगी। उसके साथ कुछ कर ही नहीं रहा है, वो लोग एकदम आराम से घूम रहा है, हम लोग को भगा रहा है। आपको कहाँ कहाँ गुहार आपने लगाई? हम लोग नालंदा एसपी, नालंदा डीएम, डीएसपी, नालंदा एडीएम, एसडीओ, रहुई थाना, राष्ट्रपति को भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, हमारे पिता को वापस करवाया जाए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के क्रम में खगड़िया पहुंचे। खगड़िया में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कशिश न्यूज से बात करते हुए कहा कि बिहार यात्रा से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी खुशी है। वहीं से जेडीयू के नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू में कई जिलों के नेता अलग अलग गुट बनाकर रह रहे थे, ऐसे में इस यात्रा से वो तमाम गुटबाजी खत्म हो गई और सभी एकजुट होकर जेडीयू को मजबूत करने में लगे हैं। वहीं जेडीयू के संगठन में हुए फेरबदल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में कई लोग और सक्रिय हैं जिन्हें सक्रिय किया जा रहा है, और जो लोग भी अपनी सक्रियता संगठन को लेकर नहीं दिखाएंगे वैसे लोगों को संगठन से जल्द ही बाहर किया जाएगा। देखिए, पहली कोशिश तो होगी जो सक्रिय कम है उनकी सक्रियता को बढ़ाया जा सके, और उसके बावजूद अगर कुछ लोग नहीं उस रूप में कर पाएंगे तो उनकी जगह जो काम करने वाले लोग हैं उनको मिलना ही चाहिए। तो उस दृष्टि से जीवंत संगठन तो ही होता है जहां इस तरह का परिवर्तन हमेशा करने की गुंजाइश हो। तो जनता दल यूनाइटेड उसी रूप में चल रहा है और कुल मिलाजुला करके बहुत ही अच्छी स्थिति धीरे धीरे बन रही है, आगे और मजबूत स्थिति बनेगी। देखिए, गुट वगैरह बनाने की कोशिश कहीं कहीं रहती है, लेकिन कार्यक्रम होने के बाद जब सभी लोग एक साथ आते हैं, बैठते हैं, कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ अगर है भी तो वह दूर हो जाता है। तो एक तरफ से जहां जहां कार्यक्रम चल रहा है, कहने के लिए अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, लेकिन एक साथ आने के बाद सब ग्रुपबाजी खत्म है। पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। दरभंगा में 2 दिवसीय किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक में शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह पहुंचे। उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ओवैसी को वायरस बताते हुए कहा कि मोदी राज में ऐसे तत्वों के लिए भी टीका तैयार हो गया है। वो देश को निश्चित रूप से फिर विभाजन के कगार पर ले जाना चाहिए, लेकिन आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास, इस प्रकार के जो वायरस देश में अब पैदा होंगे उसके लिए मोदी ने हर प्रकार के वायरस का टीका तैयार कर लिया है। अब भारत का पुनः विभाजन नहीं हो सकता। तो सर, यूपी में योगी जी ओवैसी के ही चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि ओवैसी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी कर रहा है, योगी और मोदी उसको सफल नहीं होने देगा। मैं फिर कहता हूं कि ऐसे वायरस अब मोदी और योगी के रहते देश में काम नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्वर्गीय रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा पटना में स्थापित करने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री से रघुवंश प्रसाद की ओर से अंतिम समय में लिखी गई चिट्ठी और मांगों पर विचार करने की अपील की है।
एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं ने पीएमसीएच में जमकर प्रदर्शन किया है। ये सभी छात्र आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी के तहत एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को फेल किया जाने से नाराज हैं। इनका आरोप है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों सही होने के बावजूद इन्हें नंबर नहीं दिए गए, जिसके कारण कई छात्र छात्राएं फेल कर गए। ना क्वेश्चन दिया गया ना, तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है 1 वर्ड आंसर वो सही था, टिक भी मारा गया है पेपर में, लेकिन नंबर अलॉट 0 किया गया। एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का था और स्टूडेंट 1 नंबर से फेल है। और जब AKU में गए हम लोग तो AKU बोल रहा है कि तुम लोग रीचेक के लिए कर दो या हाई कोर्ट जाओ, 6-7 महीना लगेगा या फिर कुछ होगा ही नहीं। फिर गाली दे रहा है कि फेल होके आ गया है MBBS फर्स्ट ईयर का। उसमें नंबर नहीं दिया हुआ, 0 दिया गया। RTA से पेपर हम लोग निकलवाए थे तो उसमें पेपर में भी 0 लिखा हुआ है, ठीक है, साइन किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, तो नंबर नहीं दिया और सबको 1 नंबर से फेल कर दिया। और पूरे बिहार में बात करें तो 450 बच्चा फेल। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव में स्कूल पढ़ने जा रहे एक ही परिवार के भाई बहन को तेज रफ्तार से जा रहे बालू लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए DMCH ले जाया गया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों बवाल काटा और ट्रक को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन जाम स्थल पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। घर से निकलकर लगभग 6:30 के करीब में जा रहा था पढ़ने के लिए। ये जो गाड़ी वहाँ जो जाता है ट्रक, इसके पहले पास किया है, इतना स्पीड में पास किया है जितना कहने लायक नहीं है, ठीक ना। इसी कारण बस बच्चा साइड से जा रहा था पहले और उसको जो है गाड़ी जो है अचानक उसको जो घटना हो गई। मांग है जो गरीब है, दलित है, हरिजन है और 20 फुट में उसका मकान है, 12 साल का लड़का है, 15 साल का लड़की है, उचित उसको मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार में पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सभी प्रकोष्ठों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है और इसी को लेकर व्यावसायिक प्रकोष्ठ की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित संगठन के नेताओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार में व्यवसायी काफी संकट में है, उन पर काफी अत्याचार हो रहा है। ऐसे में किस तरीके से एकजुटता लाई जाए और इस अत्याचार के खिलाफ लड़ा जाए, इस पर भी मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। आज हम लोगों ने विनोद पाठक जी के नेतृत्व में व्यावसायिक प्रकोष्ठ का गठन किया था और इन्होंने अपना पूरा कमेटी के साथ साथ सभी जिलों में अपना उनका विंग है उसको स्थापित किया और सबों की इच्छा थी कि सदाकत आश्रम में आकर के हम अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। वैसे उन लोग को पहले से ही कन्वे कर दिया गया था, लेकिन आज उनको सम्मान भी किया गया, पत्र भी दिया गया और जो गाइडलाइन होगा वो भी दिया जाएगा। बाढ़ सिविल कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन ADJ 1 राजकुमार राजपूत ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को परस्पर समझौतों के आधार पर त्वरित न्याय मिलता है, वहीं लंबित मुकदमों में कमी भी आती है। तालुका सचिव सह ACGM मिथिलेश कुमार ने कहा कि इससे आपसी सद्भाव कायम रहता है, लेकिन लोक अदालत में निष्पादित मुकदमों की अपील नहीं होती। इस मौके पर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर एक्ट सहित विभिन्न केसों की सुनवाई के लिए कई पीठ का गठन किया गया है। में जो भी सुलहनीय मामले हैं आपसी समझौता के आधार पर वादों का निष्पादन होता है और इस लोक अदालत के माध्यम से जिन वादों का निष्पादन होता है उसका अपील नहीं। यहाँ दोनों पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर अपना केस खत्म करवाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनमें दोनों पक्षों की जीत होती है। बेगूसराय में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया, जहां दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर 14 पीठों पे मामलों की सुनवाई की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए विगत कई दिनों से लगातार प्रचार प्रसार, जागरूकता रैली और न्यायाधीशों के द्वारा बैठक की जा रही थी। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए गए। सिर्फ आज राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, बिजली बिल, बैंक ऋण, बीमा क्लेम, पारिवारिक मामले सहित अन्य मामलों का निपटारा किया जा रहा है। आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तत्वावधान में लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों के द्वारा केसों का निष्पादन करना है। जितने भी लंबित मामले हैं
उनका निष्पादन करना है। दोनों पक्षों के द्वारा तय करने पे, समझौता हो जाने पे यहाँ पर केसों का, लंबित केसों का निष्पादन होगा। किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक हैवान दादी ने अपने बहू से बदला लेने के लिए अपने सगे पोते को ही मौत के घाट उतार दिया। जहां एक दादी ने अपने ही सगे पोते की हत्या कर दी। घटना 6 सितंबर की है। टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा हवाई अड्डा मोहल्ले से एक 3 वर्षीय बच्चा तंजील अचानक खेलते खेलते लापता हो गया। जब शाम को तंजील घर नहीं लौटा तो परिजन और आसपास के लोगों ने मिलकर काफी खोजबीन की, लेकिन मासूम तंजील कहीं नहीं मिला। 7 सितंबर की सुबह 3 वर्षीय मासूम तंजील का शव उसी के घर से कुछ दूर खगड़ा कृषि भवन के पास एक पोखर में पड़ा मिला। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो हैरान करने वाली बात सामने आई। मासूम की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी दादी ने ही की थी। आरोपी दादी ने बताया कि बहू ने जादू टोना के बल पर उसके बेटे को अपने वश में कर लिया था। बेटे को अपने से दूर जाता देख उसका बहू से अक्सर विवाद होने लगा। आखिरकार उसने बहू से बदला लेने की नीयत से उसके बेटे को ही मार डाला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दादी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुबह 6 बजे मिला, सब मिला तालाब में। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या आशंका है? ये डूब के नहीं मरा है, इसमें कोई मार के फेंका। वो अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर मृत पाया गया, जिसके बाद शिनाख्त की गई है और उसमें घर वालों ने बच्चे की दादी पर ही शक जताया है और जो सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया उसके आधार पर उसकी दादी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे इसमें हम लोग छानबीन। खगड़िया के चौथम थाना इलाके के तिलोच गांव में बीते 9 सितंबर को हुए भीषण डकैती मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है, लेकिन बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसपी अमितेश कुमार ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली और पीड़ित परिवार को बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। इन सबके बीच चौथम थाना पुलिस से डकैती के मामले में करीब 10 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया। आपको बता दें कि ग्रामीण पशु चिकित्सक के घर हथियार से लैस करीब 1 दर्जन बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। नकाबपोश बदमाशों ने 3.5 लाख नकदी, 13 भर सोने का जेवरात और कीमती घरेलू सामान लूट लिया था। पीड़ित परिवार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासन कर रही, उस समय भी यहाँ गश्ती में थी प्रशासन, तो ऐसा कौन सा किस काम का गश्ती के बावजूद भी जब डकैती हो गया हो तो किस काम का गश्ती होगा? तो हम खगड़िया पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं, या तो कह दीजिए खगड़िया के लोग को खुले रूप से कह दीजिए मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। घटना हो रही है पुलिस की कमजोरी के चलते। पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि कुंभकर्णी नींद में सोना बंद कीजिए। यदि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए रहिएगा तो खगड़िया के नौजवान चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेगा। पंचायत चुनाव को लेकर उत्पाद और पुलिस विभाग इन दोनों काफी सक्रिय दिख रहा है। आए दिन विभाग द्वारा शराब की बड़ी बड़ी खेप को पकड़ा जा रहा है। उत्पाद विभाग को सूचना मिली कि नालंदा के गिरियक थाना इलाके के 12 बिगहा गांव में पंचायत चुनाव में बेचने के लिए झारखंड से शराब की बड़ी खेप मंगाई गई है। इसी सूचना पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से करीब 2 लाख रुपए मूल्य के 704 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया। मौके से भाग रहे धंधेबाज को भी टीम ने खदेड़ कर पकड़ लिया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर विभाग अलर्ट मोड में है। इसी को लेकर गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। के पास जो होता बालू में गाड़ कर रखा हुआ ये जो होता है वो झारखंड यूनियन में शराब है, इसको बरामद किया गया है और इसका अभी काउंटिंग किया जा रहा है। इसका मार्केट प्राइस लगभग 2 लाख रुपया। चुनाव को लेकर? हाँ, ये पंचायत चुनाव को लेकर जो होता है जिलाधिकारी महोदय का सब जो निर्देश है उसी के तहत ये अभियान चल रहा है। कहते हैं प्यार अंधा होता है और अगर ये प्यार परवान चढ़ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता और ना कुछ देखता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सिवान जिले के मैरवा में, जहां एक युवक ने एक किन्नर से शादी कर ली। दरअसल मैरवा थाना क्षेत्र के लंगलपुरा गांव का रहने वाला विकास राजभर ने किन्नर के प्यार में रित्यश गौड़ नाम की एक किन्नर से शादी रचा ली। ये शादी काफी सुर्खियों में है। मंगलम भगवान विष्णु
सिवान ही नहीं पूरे भारत में इंडो गल्फ सोशल वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रहा है और ये ट्रस्ट गरीब असहाय लोगों की मदद करता है। इसी के तहत आज सिवान में चल रहे लोक अदालत में ट्रस्ट की ओर से कैंप लगाया गया, जहां पर लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट और पानी की बोतल का वितरण किया गया। ट्रस्ट के सचिव सरवर जमाल ने बताया कि उनकी कंपनी पूरे भारत में काम कर रही है। सरवर जमाल ने बताया कि ये ट्रस्ट 8 सालों से एक क्षेत्र में काम कर रहा है और हम लोगों फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। इंडो गल्फ सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एक गैर सरकारी संगठन है। इसी संगठन के साथ पूरे भारत में कोरोना काल से लेकर के अभी तक सरकारी या गैर सरकारी कोई भी कार्य हमको अगर मिलता है और हमको बेहतर लगता है, उसमें हम अपने योगदान देते हैं और सब मुफ्त योगदान होता है। पटना में एसएसबी जवानों की तरफ से साइकिल यात्रा निकाली गई। एसएसबी के जवान पटना से दिल्ली तक की साइकिल यात्रा पर निकले। इस यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर होगा। इस यात्रा में एसएसबी करीब 400 जवान हिस्सा लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल ये साइकिल यात्रा आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आयोजित की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए झारखंड की तमाम अहम खबरें।